अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नासिर जावेद अपने यूट्यूब चैनल पेस नेटवर्क के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने जंग पलासी के बारे में बनाई है। बंगाल के इलाके पलासी के मकाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान लड़े जाने वाली ये खूनरेज़ जंग किस तरह अंजाम को पहुंची और इसके बाद नवाब के साथ क्या सलूक किया गया, ये वीडियो उसके बारे में है। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की डिटेल की तरफ आगे बढ़ूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो व्यूवर्स, 265 ईयर्स अगो, 265 साल कबल, बंगाल के इलाके पलासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजों के दरमियान खूनरेज़ जंग हुई, जिसके बाद अंग्रेज़ों के लिए बरे सगीर पर कब्ज़े की राह हमवार हो गई और फिर अगले 180 साल तक वो बरे सगीर के स्याह व सफ़ेद के मालिक रहे। तकरीबन 2.5 सदी से ज़ायद वक्त गुज़रने के बावजूद भी इस जंग में शामिल किरदारों की बाज़गश्त आज भी इस खित्ते की सियासत में सुनाई देती है। ये जंग 23 जून 1757 को लड़ी गई। बंगाल उस ज़माने में हिंदुस्तान की अमीर तरीन नीम खुद मुख्तार रियासत थी। हिंदुस्तान की कुल आमदनी का 50% इसी रियासत से हासिल होता था। बंगाल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और जहाज़ साजी का बड़ा मरकज़ समझा जाता था। यहाँ के लोग रेशम और सूती मलबूसात, स्टील, पोटाशियम नाइट्रेट और ज़रई और सनती अशिया दरामद करके खूब पैसा कमाते थे। नवाब अली वर्दी खान बंगाल के हुक्मरान थे। दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद था, जो हिंदुस्तान के अमीर तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। अली वर्दी खान की वफ़ात 9 अप्रैल 1757 को ड्रॉपसी से हुई। ड्रॉपसी का मतलब है जिसमें पानी भर जाने की वजह से, जिसके बाद इसका नवासा नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का हुक्मरान बना। मिर्ज़ा मोहम्मद नवाब सिराजुद्दौला 1733 में मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल में दरियाए बागराटी के किनारे मिर्ज़ा मोहम्मद हाशिम ख़ानदान में पैदा हुआ। वालिद का नाम ज़ैनुद्दीन अहमद ख़ान और वालदा का नाम आमना बेगम था। नवाब सिराजुद्दौला 23 साल की उम्र में बंगाल का हुक्मरान बना। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में अपने कदम जमा रही थी। नवाब सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। नवाब ने न सिर्फ कंपनी की बंगाल में मौजूद फैक्ट्रियों को तहस नहस किया, बल्कि अंग्रेज़ों को गिरफ़्तार करके तज़हीक का निशाना बनाया और उन्हें फ़ोर्ट विलियम के तहखाने में कैद भी किया। 146 अंग्रेज़ों को फ़ोर्ट विलियम तहखाने में कैद किया गया और जगह तंग होने की वजह से उनमें से 123 हलाक भी हो गए। अंग्रेज़ों ने नवाब को काबू करने के लिए इसकी फ़ौज के कमांडर मीर जाफ़िर को बंगाल की हुक्मरानी के ख्वाब दिखाए, जो कारगर साबित हुए। मीर जाफ़िर अली ख़ान बहादुर का तल्लुक़ नजफ़ी सैयद ख़ानदान से था। ये 1691 को कंपूला बंगाल में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम सैयद अहमद नजफ़ी था। 23 जून 1757 को पलासी के मकाम पर नवाब और कंपनी की अफवाज में खूनरेज़ जंग हुई। तोपों की कसरत और मीर जाफ़िर और इसके साथ साथ दुलराब और बैंकर जुगत सेठ की गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस जंग में नवाब की फ़ौज की तादाद 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। साथ इसे फ्रांसीसी फ़ौज की मदद भी हासिल थी, जिसके कमांडर मीर जाफ़िर थे, जबकि दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की तादाद सिर्फ 3,000 थी, जिसकी कमांड रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। 23 जून 1757 को रात 11 बजे तक नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त का यकीन हो चुका था, लिहाजा वो अपने ऊँट पर वहाँ से भाग निकला और सुबह सादिक मुर्शिदाबाद पहुँचा। पलासी से मुर्शिदाबाद का फासला 49 किलोमीटर है, यानी 49 किलोमीटर है। अगले ही दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़िर को मुबारकबाद का पैगाम भेजा और ये कहा कि ये फ़तह मेरी नहीं, ये फ़तह आपकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको नवाब बनाने का ऐलान का एज़ाज़ जो है मुझे हासिल होगा।
इससे पहले सुबह सवेरे घबराहट और थकावट का शिकार लगने वाले मीर जाफ़र बरतानवी कैंप में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे थे कि बरतानवी फ़ौजी उन्हें कर्नल क्लाइव के खेमे में ले गए। कर्नल क्लाइव ने मीर जाफ़र को मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर जाएं और इस पर कब्ज़ा कर लें। क्लाइव मरकज़ी फ़ौज के साथ इसके पीछे आ गए और उन्हें मुर्शिदाबाद पहुंचने में 3 दिन लगे। रास्ते में सड़कों पर छोड़ी गई तोपें, टूटी हुई गाड़ियां और सिराजुद्दौला के घोड़ों और सिपाहियों की लाशें मिली। 29 जून को क्लाइव शहर में दाखिल हुआ। मीर जाफ़र ने शहर के अहम दाखिली दरवाज़े पर इनका इस्तकबाल किया। ये रॉबर्ट क्लाइव ही थे जिन्होंने मीर जाफ़र को तख्त पर बिठाया और उन्हें सलामी पेश की। फिर उन्होंने ऐलान किया कि कंपनी मीर जाफ़र के इक़्तिदार में किसी तरह की मुदाखलत नहीं करेगी। कंपनी सिर्फ़ अपने तिजारती मामलात को देखेगी। अंग्रेज़ों ने इसके बाद 180 साल तक यकतरफ़ा तौर पर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। मशहूर मुअर्रिख़ विलियम डलरैम्पल अपनी किताब अनारकी में लिखते हैं कि इस फतह पर क्लाइव को ज़ाती तौर पर 34,000 पाउंड की रकम मिलने वाली थी। इसके अलावा वो इस जागीर के मालिक भी बनने वाले थे जो सालाना 27,000 पाउंड कमाकर देने वाली थी। अगले कुछ दिन बहुत तनाव में गुजरे। क्लाइव को खौफ था कि मीर जाफ़र अपने वादे से मुकर न जाएं। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह का अजाब देने की कोशिश कर रहे थे जैसे 2 बड़े गुंडे बड़ी लूट मार के बाद इसको बांटने के लिए बैठ जाते हैं। जब क्लाइव इस लूट मार में से अपना हिस्सा लेने के लिए मुंतज़िर थे तो मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिराजुद्दौला बंगाल के दारुल हुकूमत से फ़रार हो चुके थे। मशहूर मुअर्रिख़ सैयद ग़ुलाम हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि सिराजुद्दौला आम लोगों का लिबास पहनकर भागे थे। इनके हमरा इनके ख़ानदान के करीबी रिश्तेदार और बाज़ ख्वाजा सराब भी थे। सुबह 3 बजे उन्होंने अपनी अहलिया लुत्फ़ुन्निसा और बाज़ करीबी रिश्तेदारों को अहातादार गाड़ियों में बिठाया। जितना सोना और जेवरात अपने साथ ले जा सकते थे ले गए और महल छोड़कर भाग निकले। वो पहले भागवान गोला गए और फिर 2 दिन बाद कई किश्तियां बदलकर महल के किनारे पहुंचे। इस इलाके के एक फ़कीर शाहदाना ने मुखबरी करते हुए सिराजुद्दौला के दुश्मनों को इनके वहां पहुंचने की खबर दे दी। सिराजुद्दौला को 2 जुलाई 1757 को गिरफ़्तार करके मुर्शिदाबाद लाया गया। इस वक्त रॉबर्ट क्लाइव भी मुर्शिदाबाद में मौजूद थे। वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने फ़ोर्ट विलियम में अपने साथियों को ख़त लिख दिए थे। इनसे एक ख़त में उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मीर जाफ़र तख्त से हटाए गए नवाब के साथ इसी मोहब्बत का इज़हार करेंगे जो इन हालात में मुमकिन है। 2 दिन बाद उन्होंने एक और ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला अब इस दुनिया में नहीं रहे। नवाब मीर जाफ़र ने शायद इनको बचा लिया होता, लेकिन इनके बेटे मीरान ने सोचा कि मुल्क में अमन के लिए सिराजुद्दौला को मरना होगा। उन्हें खुशबाग में सपुर्द खाक कर दिया गया। इस बात की तस्दीक करते हुए रॉबर्ट ओरमे ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ट्रांजिशन ऑफ ब्रिटिश नेशन इन हिंदुस्तान में लिखा है कि तख्त बदर नवाब को आधी रात को इसी महल में मीर जाफ़र के सामने पेश किया गया जिसमें कुछ दिन पहले तक वो खुद रहा करते थे। सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र के सामने हाथ जोड़ते हुए कांपते हुए अपनी जान की अमान मांगी। इसके बाद सिपाही उन्हें महल के दूसरे कोने में ले गए। इस दौरान मीर जाफ़र अपने अहलकारों और दरबारियों से मशवरा करते रहे कि सिराजुद्दौला के साथ क्या सलूक किया जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि सिराजुद्दौला को जेल में ज़िंदा रखना चाहिए, लेकिन मीर जाफ़र का 17 साला बेटा मीरान इसके सख्त खिलाफ था। इस पूरे मामले में मीर जाफ़र की ना तो कोई अपनी राय थी और ना ही कोई दखल। हाल ही में शाया होने वाली किताब प्लासी द बैटल दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री के मुसन्निफ सदीप चक्रवर्ती लिखते हैं कि मीरान ने अपने वालिद से कहा कि आप आराम करें, मैं इनको संभाल लूँगा। मीर जाफ़र ने समझा कि कोई तशद्दुद इन पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने देर रात तक लगने वाले अपने दरबार को बंद किया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सैयद ग़ुलाम हुसैन खान लिखते हैं कि मीरान ने अपने एक साथी मोहम्मदी बेग, जिनका दूसरा नाम लाल बेग भी था, इसको सिराजुद्दौला को मारने का हुक्म दिया। जब मीरान अपने साथियों के साथ सिराजुद्दौला के पास पहुंचा तो सिराजुद्दौला को अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथ अब क्या होने वाला है।
इसने इल्तजा की कि इसे मारने से पहले वुज़ू करने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अपने काम को जल्द ख़त्म करने के लिए कातलों ने सिराजुद्दौला के सर पर पानी से भरा बर्तन उंडेल दिया। जब सिराजुद्दौला को एहसास हुआ कि उन्हें सुकून से वुज़ू नहीं करने दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी पिलाया जाए। रॉबर्ट ओरमे लिखते हैं कि फिर तभी अचानक मोहम्मदी बेग ने सिराजुद्दौला पर खंजर से हमला कर दिया। जैसे ही इसने खंजर से अपना काम किया, दूसरों ने अपनी तलवारें सौंत लीं और सिराजुद्दौला पर पिल पड़े। वो मुंह के बल गिर पड़े। अगले दिन सिराजुद्दौला की मसख़शुदा लाश को हाथी की कमर पर लाद दिया गया और मुर्शिदाबाद की गलियों और बाज़ारों में घुमाया गया। ये इनकी शिकस्त का सबसे बड़ा सबूत था। सैयद ग़ुलाम हुसैन ख़ान इस बर्बरियत को बयान करते हुए लिखते हैं कि इस दरिंदगी के सफ़र के दौरान इस हाथी के महावत ने जानबूझकर हुसैन कुली ख़ान के घर के सामने हाथी को रोका। 2 साल कबल इसी हुसैन कुली ख़ान को सिराजुद्दौला ने कत्ल करवाया था। यहाँ पर सिराजुद्दौला की लाश से खून के कुछ कतरे इस जगह गिरे जहाँ कुली ख़ान का कत्ल किया गया था। करम अली ने दी मुज़फ़्फ़रनामा ऑफ करम अली में इसका तज़किरा करते हुए लिखा है कि तकरीबन 70 बेगुनाह बेगमात को किश्ती में बिठाकर दरियाए होगली के वस्त में ले जाकर डबो दिया गया। सिराजुद्दौला के ख़ानदान की बाकी ख़वातीन को जहर देकर हलाक कर दिया गया। इन सब ख़वातीन को होगली के करीब खुश बाग नामी बाग में दफन कर दिया गया। सिर्फ़ एक औरत की जान बख्शी गई। ये सिराजुद्दौला की बहुत ही खूबसूरत अहलिया थी। प्लासी की जंग जीतने के 1 साल के अंदर ही मीर जाफ़र का जलवा कम होने लगा। कुछ अर्सा कबल तक मीर जाफ़र की वकालत करने वाले क्लाइव ने उन्हें द ओल्ड फूल यानी बेवकूफ़ बूढ़ा और इनके बेटे मीरान को द वर्थलेस यंग डॉग यानी एक बेकार नौजवान कुत्ता करार दिया। असल में ये था कि मीर जाफ़र ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो अंग्रेज़ों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्सों में इतना इजाफ़ा कर दिया कि ये रियासत अमीर थी तो गरीब से गरीब तर होती गई और नवाब के हाथ से यानी नवाब मीर जाफ़र के हाथ से रियासत निकलने लगी। सुस्ती, नाअहली और अफ्यून ने मीर जाफ़र को यकसर तब्दील कर दिया था। 11 नवंबर 1758 को क्लाइव ने जॉन पेन को एक ख़त लिखकर कहा, जिस शख्स को हमने तख्त पर बिठाया है वो मगरूर, लालची और बात बात पर गाली देने वाला शख्स बन गया है। अपने इस रवैये की वजह से वो अपनी आवाम के दिलों में अपनी साख खो बैठा है। सर पेंडुएल मोन अपनी किताब वार हेस्टिंग इन ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि मीर जाफ़र के घोड़े हड्डियों का ढांचा बन चुके थे और इन पर सवारी करने वाले इनसे बिल्कुल भी बेहतर नहीं थे। यहाँ तक कि इनके अफसर भी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस रहते थे। प्लासी की लड़ाई के 3 साल के अंदर ही अंदर इंडिया के अमीर तरीन शहरों में से एक शहर मुर्शिदाबाद गरीबी की दहलीज़ पर आन खड़ा हुआ। ग़ुलाम हुसैन ख़ान लिखते हैं कि मीर जाफ़र हमेशा महंगे जवाहरात पहना करते थे, लेकिन नवाब बनते ही उन्होंने एक ही कलाई में मुख्तलिफ़ जवाहरात से बनी 6-7 ब्रेसलेट पहनना शुरू कर दी। इनके गले में 3-4 लड़ियों में माला लटकी रहती। इनका सारा वक्त मौसीकी से और ख़वातीन का रक़्स देखने में सर्फ होता। कुछ ही दिन में ये वाज़े हो गया कि मीर जाफ़र में बंगाल पर हुक्मरानी करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। वो एक अनपढ़ सिपाही की तरह थे जिनका राजपाट से कोई वास्ता नहीं था। सर पेंड्रेल अपनी किताब में लिखते हैं द ब्रिटिश कंक्वेस्ट एंड डोमेन इन इंडिया में लिखते हैं कि क्लाइव खुद इंग्लैंड जाने वाले जहाज़ पर सवार होने से पहले उन्होंने कहा कि मीर जाफ़र में हुक्मरानी का अब दम नहीं रहा। इनमें ये सलाहियत नहीं है कि वो अपने लोगों की मोहब्बत और एतमाद हासिल कर सकें। इनकी बदइंतज़ामी ने बंगाल को इंतशार की तरफ धकेल दिया था। दूसरी जानिब इनके बेटे मीरान का हमदर्दी और रहमदिली से कोई सरोकार ही नहीं था। इनकी सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि कैसे अली वर्दी ख़ान के बकिया कुंबे को ख़त्म किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में बगावत के इम्कानात को कम किया जा सके। ग़ुलाम हुसैन ख़ान लिखते हैं कि अली वर्दी ख़ान के पूरे हरम को दरिया में डबोने के बाद इसकी तवज्जो सिराजुद्दौला के 5 करीबी रिश्तेदारों पर मरकूज़ हो गई। इसने सिराजुद्दौला के छोटे भाई मिर्ज़ा मेहदी को लकड़ी के 2 दख्तों के दरमियान रख कर पिसवा दिया। बाद में मीरान ने इस कत्ल को सादी की कहावत को दोहराते हुए जायज़ करार दिया कि सांप को मारने के बाद इसके बच्चे को छोड़ना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है।
दूसरे हरीफों और साबका इंतज़ामिया के अहम एहलकारों को मीरान के दरबार के अहम दरवाज़े पर अपने हाथों से छुरा घोंप कर हलाक किया या फिर उन्हें जहर दे दिया गया। गुलाम हुसैन खान ने अपनी किताब में लिखा है कि मीरान खान सिराजुद्दौला के मारे गए लोगों की एक फ़हरिस्त रखता था और उन्हें एक ख़ास नोटबुक में अपनी जेब में रखता था। जल्द ही इस फ़हरिस्त में मरने वालों की तादाद 300 हो गई। जब वॉरेन हेस्टिंग ने सिराजुद्दौला के ख़ानदान के लोगों के कत्ल के बारे में सुना तो इसने कलकत्ता भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कोई भी दलील इस विलन के करतूतों पर पर्दा नहीं डाल सकती। मुझे ये कहने के लिए माफ़ किया जाए कि ऐसे शख्स की हमारी हिमायत किसी भी तरह जायज़ नहीं है। तो ये दोस्तों सिराजुद्दौला के बारे में वीडियो थी जिसमें उनकी जंग पलासी में शिकस्त और उसके बाद के जो मामलात हैं उसके बारे में जो है मैंने बताया।